सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र के प्रथम अध्याय के 11वें सूत्र के ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। यह सूत्र है अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः। अर्थात अनुभूत किए हुए जो विषय हैं वे चित्त में स्थित रहते हैं और आरोह पूर्वक स्थित रहते हैं। उन्हें हम फिर से संस्कार रूप में अनुभूत कर सकते हैं, परंतु मूल जो अनुभव हुआ था उससे अधिक नहीं। तो इस तरह का जो तन्मात्रक विषय का ज्ञान है यही स्मृति है। यानी जो हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, आँख से, नाक से, कान से, रसना से, त्वचा से, तो ये जो हम महसूस करते हैं इन इंद्रियों को, वेदना महसूस होती है, जो भी अनुभूति आती है, उन सब के संस्कार दिमाग में बन जाते हैं। यानी वह चित्त में उसके संस्कार बन जाते हैं, उसका एक तरह से कोड बन जाता है और वो वहाँ पर रहता है, सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में रहता है। और फिर वही जब हम उसे स्मरण करने की कोशिश करते हैं, पुनः उस अनुभव को हम दोहराने की कोशिश करते हैं, तो वह जो अनुभूति है उसके बराबर या उससे कम हमें अनुभूत होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और यह जो अनुभव होता है यह दो तरह का अनुभव होता है। यानी स्मृति दो तरह की होती है। एक तो जैसे स्वप्न में जो स्मृति आती है वह, और एक जो जागृत अवस्था में आती है वह। और एक और स्मृति होती है जिसके विषय में बताऊंगा कि वह स्मृति होती है जो कि हम महसूस नहीं कर पाते हैं, परंतु हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो जीन हैं, जो डीएनए है, वो महसूस करके रखता है। उसमें मेमोरी होती है, स्मृति उसमें होती है। तो जो हम स्वप्न में महसूस करते हैं वह यथार्थ स्मृति तो नहीं होती है। क्योंकि उसमें जो है वह, उसको भावित स्मृति कहा जाता है। भावित स्मर्तव्य स्मृति है वह। उसमें होता क्या है कि कई तरह के जो हमारे स्मरण हैं वे उसमें ओवरलैप कर जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, और एक नए तरह का प्रोजेक्शन भी हम लोग को दिखाया जाता है। तो उस स्मृति पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसकी बातें सच हो सकती हैं, सच नहीं भी हो सकती हैं। वो चिन्ह के रूप में, पहचान के रूप में हो सकती हैं। वे
जो स्वप्न की जो बातें होती हैं वे हर समय सच हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, वे झूठ भी हो जाती हैं। असल में जब हम तामसी स्वभाव के होते हैं या राशि स्वभाव के या सात्विक स्वभाव के, जिस तरह के स्वभाव का हमारा वहाँ पर प्रधानता होती है, मुख्यता होती है, उसके प्रभाव में ही जो स्वप्न आते हैं उसके हिसाब से होता है कि वो स्वप्न सही है या नहीं है, कैसे है। जैसे अगर तामसी स्वभाव के हिसाब से जब हमारे में तमस गुण ज़्यादा हावी है, उस वक्त जो है उसके आधार पर जो स्वप्न बनेगा तो वो बहुत बिजार बनेगा, वो बहुत अस्त व्यस्त बनेगा और न याद रहेगा। वो विचित्र विचित्र स्वप्न आएंगे, दूसरे ढंग के आएंगे, जिसका जो जल्दी याद भी नहीं रहेगा और कोई अच्छा इफेक्ट भी शरीर पर नहीं आएगा। और जो राशि गुण वाले हैं तो ये जो है स्वप्न ये याद तो रखते हैं, परंतु ये हमारी कामनाओं से संबंधित स्वप्न होते हैं। और जो जब सात्विक गुण जब प्रभाव में ज़्यादा होता है, उस वक्त जो स्मृति होती है, उस वक्त की जो जानकारी होती है, जो यादें आती हैं, तो वे जो हैं ज़्यादा प्रभावी होती हैं और सुखकारी होती हैं या सत्य होती हैं। क्योंकि सात्विकता के समय जो है हमारे मल बहुत घट जाते हैं। तो अक्सर जो योगियों को, साधु संतों, भक्तों को इस तरह के स्वप्न आते हैं तो उनके स्वप्न सही होते हैं। सामान्य मनुष्यों के भी स्वप्न सही होते हैं अगर वो अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो यह जो अनुभव के आधार पर जो हमारा वहाँ यह है स्मृति है, तो यह स्मृति यहाँ जो असंप्रमोषः का प्रयोग किया गया है शब्द का, जिसका अर्थ है कि जो चुराया हुआ नहीं है। संप्रमोषः मतलब चुराया हुआ है, तो असंप्रमोषः का मतलब कि चुराया हुआ नहीं है। तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर जो है वह स्थित है और जितना अनुभूत किया गया है उससे ज़्यादा अनुभूत नहीं हो सकती है। मेमोरी हर समय कम रहेगी अनुभूत विषय से। तो यह यहाँ पर देखने योग्य बातें हैं। अब इसके बाद जो है कि ये सब जितनी भी यादें हैं, अब ये प्रमाण की जो वृत्ति है, ये सब जो वृत्तियाँ हैं, प्रमाण की वृत्ति है, विकल्प की वृत्ति है, विपर्य की वृत्ति है और निद्रा की वृत्ति है, उससे जो है स्मृति बनती है। निद्रा से भी स्मृति बनती है और निद्रा की जो स्मृति बनती है उसके भी संस्कार बनते हैं। तो वह संस्कार बनते हैं, वह स्मृति भी एक समय में आ जाती है और तब लोगों को लगता है ओहो मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, सुखमय नींद आई, ऐसा हो सकता है। या अच्छी नींद नहीं आई अगर रजस गुण के प्रभाव में रहा, तामसी गुण में रहा तो बहुत व्याकुलता, घबराहट होती है। तो इस तरह से जो है स्मृति का वह बनता है स्वप्न अवस्था में भी। और जो स्मृति जो हम लोग की कोशिकाएं हैं उसमें जो स्मृति होती है, डीएनए में जो होती है, तो जब हम कोई बीमारी से जब हमारा पाला पड़ता है या जो हम लोग का शरीर अपने को एडप्ट करता है, परिस्थितियों से, स्थितियों से अपने को बदलता है, तो वह जो है संस्कार में चले जाते हैं और वो बहुत गहराई में चले जाते हैं, यानी कोड का कोड बनता चला जाता है। हम लोग के साथ जो भी घटना घटती है, छोटी हो या बड़ी हो, तो जो भी घटना घटती है तो उसमें जो स्मृति बनती है वो स्मृति का लोप कभी नहीं होता है, वो भीतर में हमारे शरीर में प्रवेश करता चला जाता है। तो वह कोड के रूप में रहता है। 2 प्रोटीन हम लोग में होते हैं और उन 2 प्रोटीन का जो बैलेंस है, जैसे एक प्रोटीन होता है एड्यूसिन का करके, तो वह जो एड्यूसिन प्रोटीन है वह है कि वो मेमोरी को वो बनाने वाला प्रोटीन है, और एक है मुसासी। तो मुसासी जो है वो मेमोरी को ख़त्म करने वाला प्रोटीन है। इन दोनों का संतुलन ही निर्भर करता है कि हमारी याददाश्त कैसे रहेगी, कैसे नहीं रहेगी। जैसे जैसे 50 वर्ष से ज़्यादा की उम्र होती है वैसे वैसे जो है स्मृति का लोप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोशिकाओं का, न्यूरॉन्स का क्षय होना शुरू हो जाता है
हर रोज़ 50,000 कोशिकाएं मरनी शुरू हो जाती हैं, तो मस्तिष्क में याद रखने की क्षमता घटने लगती है। जो बहुत बुढ़े हो जाते हैं आदमी, तो पहचानने की भी क्षमता घट जाती है, पहचान नहीं पाते हैं, अपने करीबियों तक को भी नहीं पहचान पाते हैं, और 1 मिनट पहले कौन सी बात कही गई थी वो अभी भूल जाते हैं। तो ये मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे जैसे एजिंग होती है, तो एजिंग के साथ मेमोरी लॉस जुटा हुआ है, यानी आयु के साथ जो है स्मृति जुटी हुई है। तो हम लोग ध्यान करेंगे, योग करेंगे और मस्तिष्क को एक्सरसाइज करने देंगे अधिक से अधिक, तो हमारी स्मृति बढ़ जाती है। जितने ज़्यादा विषयों से संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे, संबंधित रखेंगे, क्रिया करेंगे, विचार करेंगे, प्रयोग करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम लोग का मस्तिष्क इस्तेमाल होता है, उतनी ही ज़्यादा मेमोरी ठोस होती है। और जितने ज़्यादा हम अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेंगे एक ही चीज़ के लिए, जैसे किसी एक चीज़ को हमें याद रखना है, तो यदि हम उसी चीज़ को शब्द के रूप में सुनते हैं, यानी उसकी ध्वनि सुनते हैं, फिर उसका अगर हम स्वाद लेते हैं, फिर उसको हम देखते हैं, उसका रूप रंग आकार, फिर उसे हाथ से छूते हैं तो उसका टेक्सचर वगैरह देखते हैं, उसे चाटेंगे तो उसका स्वाद देखते हैं। तो जब हर इन सभी अंगों का प्रयोग, जो जितनी ज्ञानेंद्रियां सबका प्रयोग कर दिए, तो स्मृति हम लोग की बहुत ठोस बनेगी। तो वह स्मृति जल्दी गुम नहीं होगी और वह हमें अच्छे से याद आ जाएगी, बढ़िया ढंग से याद रहेगी। और सामान्य जो जानकारियाँ होती हैं, तो ये जानकारियाँ ज़्यादा गहराई में नहीं उतरती हैं और अंत में ये खो जाती हैं हमारे लिए। मतलब खोती तो नहीं है, एक अर्थ में तो रहती हैं, चाहे कितनी भी जानकारी हो, छोटी से छोटी, वो रहती है, परंतु हम लोग उसको वापस जो है नहीं वो कर पाते हैं, खोज नहीं पाते हैं। तो स्मृति के लिए जरूरी है कि सभी इंद्रियों का उसमें प्रयोग हो। और यदि इन सभी इंद्रियों का जब प्रयोग हुआ है और इसके साथ दर्द भी जुट जाए, तो स्मृति बहुत गहरी हो जाती है। दर्द के साथ जुटी हुई हर स्मृति बहुत गहरी होती है, जन्मों जन्मों तक चली जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि जो हम लोग के जो कोशिकाएं हैं और जो डीएनए है, जो जीन्स हैं, उसमें भी इस स्मृति रहती है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हम लोग पर हमला करता है तो एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये जो टी सेल्स हैं, तो ये टी सेल्स जो हैं, ये एक तरह से मेमोरी है जो हम लोग की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये याद रखता है कि इसने हमला किया था तो इस तरह से हम इससे लड़े थे। तो जब उसी तरह का आक्रमण होता है तो पुनः जो है ये लड़ बैठता है, यानी उसी स्मरण शक्ति को वो दोहराता है और उसमें ट्रिगर कर देता है और वो उसको डिपुट कर दिया जाता है, वो उससे भिड़ जाता है। जो भी एंटीजन आते हैं शरीर में, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आएगा, उसका जो प्रोटीन है जब शरीर में रिलीज होगा तो ये एंटीबॉडी जो है उसका काट करती है। तो हम लोग की जो मेमोरी है, तो ये जो मेमोरी है नींद के ऊपर बहुत आधारित है। अच्छी नींद से मेमोरी बढ़ जाती है। अगर हम लोग सोए नहीं तो हमारी मेमोरी घट जाती है। अगर 24 घंटे नहीं सोने दिया जाए तो 13 IQ डिप चला जाता है, इंटेलिजेंस कोसेंट, ये देखा गया। तो हम लोग के यहाँ जो यादों का जो वो है, तो हम लोग के शरीर में जो कोशिकाएं हैं, जैसे किस दिशा को याद रखने के लिए अलग है, और उसका जो है किस तरह से प्लेसमेंट है, उसका एंगल कैसा है, तो उसके हिसाब से भी देखने के लिए, जानने के लिए हम लोग में मेमोरी होती है। जो ग्रिड सेल्स हैं हम लोग के, वे जो हम लोग की जो दूरी होती है, कहाँ से कहाँ कौन कितना दूर है, इसको आंकने के लिए जो मोटे तौर पर जो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इतना दूर वो है, इतना दूर वो है, तो ये ग्रिड सेल से देखा जाता है। वो एक तरह से नक्शा बनाता है। ये ग्रिड सेल्स जो है ये एंटोराइनल कॉर्टेक्स में होता है,
जो कि हिप्पोकैम्पस रीजन में होता है। और जो प्लेस सेल्स होते हैं, तो ये सब सूचना उसमें प्लेस सेल में चली जाती है, और वो जो है नेविगेशन में काम आता है। हम जब खोजते हैं, अपने पता कहीं खोजते हैं, ढूंढते हैं, जहाँ से हम गए थे वहाँ कैसे वापस आते हैं, तो उसमें ये काम आ जाता है प्लेस सेल्स। तो यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, तो ये सब जो कोशिकाएं होते हैं, ये शुद्ध रूप से जो है ये षटकोण नहीं होते हैं, ये थोड़े से हल्का सा बिगड़े टाइप के होते हैं। और बतलाते हैं वैज्ञानिक सब कि ये 7.5 डिग्री पर ये अपने को अलाइन किए हुए रहते हैं। तो जिससे क्या होता है कि वहाँ पर अच्छे कोण बनते हैं, और एक की जो इमेज है वो दूसरी इमेज से जो है वो मिलती नहीं है, घालमेल नहीं होता है, मिश्रण नहीं होता है, ओवरलैप नहीं करता है। तो इसमें याददाश्त अच्छी बनी रहती है। एक प्रोटीन होता है जिसको BAI कहा जाता है, ब्रेन स्पेसिफिक एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर 1। यह जो है ये ब्रेन ट्यूमर को तो ये घटाता ही है, परंतु साथ में ये हमें सीखने की और याद की, स्मरण की, स्मृति की, इसमें भी जो है काफ़ी मदद करता है। एक प्रोटीन होता है, तो ये जो प्रोटीन हैं जिसमें कि रिसेप्टर टाइप का काम करते हैं, तो A2A एडिनोसिन रिसेप्टर होते हैं, जिनकी संख्या अगर घटा दी जाए, कम हो जाए, तो हम लोग की मेमोरी बढ़ जाती है। यानी ये जो हैं, ये अगर बढ़ जाएं तो हमारी मेमोरी घट जाएगी। तो अल्जाइमर वगैरह जो मरीज होते हैं, जो उसके शिकार होते हैं, तो उसमें ये देखा गया जाता है कि इसको अगर वो कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो ठीक होने लगते हैं कुछ। अब हम लोग की जो मस्तिष्क की जो क्षमता है, जो वॉल्यूम है हम लोग का दिमाग का, तो जो मर्दों का दिमाग है वो बतलाया जाता है कि वो 1260 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम है, आयतन है यानी। और स्त्रियों का 1130, यानी 130 पुरुषों का ज़्यादा है। तो क्या पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं महिलाओं से? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं दिमाग बड़ा है, पुरुषों का दिमाग बड़ा है स्त्रियों से। ठीक है, 130 क्यूबिक सेंटीमीटर ज़्यादा है फीमेल से, लेकिन वैज्ञानिक सब का कहना है कि पुरुष का आयतन तो ज़्यादा है दिमाग का, परंतु सर्किट जो है वो महिलाओं में ज़्यादा है। तो उनका सर्किट ज़्यादा फास्ट रन करता है और ज़्यादा सर्किट है, तो कोशिकाओं के बीच में सर्किट ज़्यादा होने से उनका दिमाग एक्टिव होता है और बहुत एक ही साथ कई तरह के काम कर लेते हैं। तो ये उनकी स्मृति बहुत अच्छी होने की वजह से ही ऐसा होता है। हम लोग का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें करीब 20,000 के से भी ज़्यादा जीन्स हैं उसमें, और अगर उन सब सारे अगर सब सक्रिय हो जाएंगे तो दिमाग की कितनी चीज़ें जो है स्मरण में आ जाएगी। वैसे हम लोग का दिमाग मोटे तौर पर सिर्फ 5% के आसपास ही सक्रिय होता है, 95% बिल्कुल डार्क में है। और हम लोग का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अभी 5% के आसपास में सक्रिय है और बाकी डार्क में है। हालांकि वो रेडी रहते हैं क्षमता, लेकिन उसका हम उपयोग कर लें ये 5% के आसपास ही होता है। FMRI का जो देखा गया उसमें पाया गया कि नहीं, ये सक्रिय तो हैं, परंतु हम इसका उपयोग ही नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे जो जिस चीज़ का हम उपयोग नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो जो है बेकार होने लगता है और डिजनरेट होने लगता है, क्षय होने लगता है, घट जाने लगता है।
तो इसीलिए अगर आपने स्मरण शक्ति को अच्छा बनाए रखना है तो ज़रूरी है कि आप उसको दिमाग का अधिक से अधिक प्रयोग करें और अधिक से अधिक क्षेत्रों में प्रयोग करें और अधिक से अधिक अपने ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करें, यानी हर तरह के इंद्रियों का प्रयोग करें उसमें, तब जा कर के मेमोरी बहुत अच्छी बनेगी। अन्यथा मेमोरी का लॉस तो उम्र के साथ होता ही है। ये जो एक डॉक्टर हेमरूफ का करके हैं, उन्होंने एक टेक्निक निकाले थे इसके मेमोरी को ठीक करने के लिए। तो उसको TMS, TDS और TUS कहा जाता है। TMS का मतलब हो गया ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन और TDS का मतलब हो गया ट्रांसक्रैनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन, माने स्टिमुलेट कर देते हैं, उसको छेड़ देते हैं। और TUS का मतलब हो गया ट्रांसक्रैनियल अल्ट्रासाउंड स्टिमुलेशन। तो एक विशेष फ्रिक्वेंसी में और विशेष करंट में, विशेष चुंबकीय पावर में हम लोग का मेमोरी विशेष काम करता है। जो न्यूरॉन्स हैं उसका जो सिनेप्स होता है, जहाँ पर वे न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स हैं वे मिलते हैं, तो वहाँ पर जो है एक प्रोटीन होता है जो आर्क प्रोटीन कहते हैं। तो वो जो है मेमोरी बनाने में काम आता है। और वहाँ पर न्यूरोपेप्टाइड S भी एक होता है जो कि उसको मेमोरी को बूस्ट करता है। तो हम लोग का दिमाग का जो हिस्सा है हिप्पोकैम्पस का, कॉर्टेक्स का, ये सब जो है ये मेमोरी से संबंधित है। तो ये सब जो क्षेत्र हैं अगर प्रभावित हो जाते हैं तो मेमोरी घट जाती है। हम कौन सा भोजन करते हैं इससे भी हमारी मेमोरी होती है। हमारा चरित्र आचरण व्यवहार कैसा है तो उसके हिसाब से भी मेमोरी होती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए जैसे कि आप ब्राह्मी लीजिए, शंखपुष्पी लीजिए, अश्वगंध लीजिए, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, फल फूल ये सब खाइए, सात्विक भोजन कीजिए, कहने का मतलब यही है। और ये सब जो भोजन, ये औषधियाँ जो हैं इसको आप लेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और यदि तामसी भोजन करेंगे, भारी भोजन करेंगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति घट जाएगी, क्योंकि तामसी प्रवृत्तियाँ बढ़ जाएगी। बासी भोजन करेंगे, ज़्यादा बार भोजन करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति घट जाती है, स्मृति का लोप होता है। अब ये जो स्मृति जो बनती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोड से कोड में चला जाता है। और ये जो कोड है, जैसे कि कंप्यूटर में जो कोडिंग करते हैं 0 और 1 का वो कोड करके हर चीज़ को उसमें बदलते हैं कंप्यूटर में, तो उसी तरह से ये जो बाइनरी जो वो होता है कोडिंग, तो हम लोग के दिमाग में भी कोडिंग होती है और वो कोड का कोड बनता चला जाता है। तो कई परतें बन जाती हैं, असंख्य परतें बन जाती है। हम जितनी परतें चाहें तो उसको उभार सकते हैं, हालांकि बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। पीछे की बातों को याद करने के लिए व्यक्ति को भूतोन्मुखी होना पड़ता है, यानी अतीत की ओर जो ज़्यादा देखता है वो अपने पीछे की बातों को याद करता रहता है, तो उसकी जो है स्मरण शक्ति थोड़ी बनी रहती है। ठीक, पीछे उसने क्या बोला, क्या किसने उसको क्या बोला था, तो सब उसको याद करता है, कहाँ देखा, क्या खाया। तो जब इन सब घटनाओं को, पीछे की घटना को याद करता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो पीछे की बातें खुलती चली जाती हैं, परत दर परत दिमाग की खुलती चली जाती हैं और पीछे के जन्म का स्मरण भी उसे हो आता है। इसको जाति स्मरण कहा जाता है योग की भाषा में। तो जाति स्मरण संभव है, तो जो हमारी स्मृति है वो जाति स्मरण के द्वारा संभव हो जाता है। महर्षि पतंजलि जी भी आगे बताएंगे, उसका सूत्र भी आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि इस तरह से स्मरण शक्ति हम लोग की बढ़ जाती है। और स्मरण शक्ति बढ़ने के लिए जैसे मैंने बताया कि योग ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे और भक्ति भजन करेंगे तो स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। दिमाग जब भयभीत होता है, जब कामना के वशीभूत होता है, उस वक्त जो है लोभ के वशीभूत होता है, मोह के वशीभूत होता है, तो दिमाग की शक्ति घट जाती है, तो इसकी स्मृति घट जाती है, स्मरण शक्ति घट जाती है। आदमी स्ट्रेस में आ जाता है, दबाव में आ जाता है, तो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बन जाएगा, कोर्टिसोल हार्मोन सब ज़्यादा बन जाएंगे। स्ट्रेस हार्मोन बनने पर आदमी को वापस जो है अपने जो अनुभूत किए हुए विषय हैं उसको याद करने में उसे कठिनाई होती है, वो उसको याद नहीं कर पाता, दोहरा नहीं पाता है। तो हम लोग का मस्तिष्क उस ढंग से काम करता है। एक बहुत बढ़िया एक शोध हुआ है, तो ये जॉन एक्लेस नाम से एक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने शोध किया, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, वो न्यूरोबायोलॉजिस्ट थे।
तो उन्होंने शोध करके बताया कि हम लोग के दिमाग में एक क्षेत्र है, हालांकि इसको हम लोग के योग की भाषा में पहले से बताया गया है, हम लोग के ऋषि मुनि बता चुके हैं, परंतु इन्होंने उस बात को थोड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होकर के कह के दिखलाया है, तो नोबेल पुरस्कार पाया। इन्होंने कहा कि दिमाग में एक रीजन होता है जिसको सप्लीमेंट्री मोटर एरिया कहा जाता है, SMA रीजन, और ये दिमाग के एकदम टॉप हिस्से में होता है, और ये नॉन फिजिकल जैसा ही एक तरह से है। नॉन फिजिकल ब्रेन भी एक होता है जो कि फिजिकल ब्रेन को काबू करता है। वो नॉन फिजिकल ब्रेन जो है कॉन्शियसनेस है। तो इस बात को जॉन एक्लिस कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, नॉन फिजिकल ब्रेन है, वो जो है हम लोग का जो फिजिकल ब्रेन है इसको जो है गाइड करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो जितने पदार्थ हैं उन सबको यही गति देता है। और जॉन एक्लिस भी इस बात को मानते हैं कि जब आदमी मरता है तो हम लोग का फिजिकल ब्रेन तो डेथ कर जाता है, लेकिन हम लोग का जो नॉन फिजिकल ब्रेन है ये डेथ नहीं करता है। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो मस्तिष्क है वो नहीं मरता है, और वो जो है कैरी होता है, अगले जन्म में वो जाता है, उसकी डेथ नहीं होती है। ये तो इस बात को ये जॉन एक्लिस जो साइंटिस्ट हैं ये भी स्वीकार कर रहे हैं। एक और साइंटिस्ट भी हैं रॉजर पेनरोज का करके, वो बतलाते हैं कि इन्फॉर्मेशन किस तरह से आता है और कहाँ पर प्रोसेसिंग होती है इन्फॉर्मेशन की। तो वो कहते हैं कि ये जो है हम लोग की जो कोशिका होती है, हम लोग का ब्रेन में जो हम लोग का अंग है, कॉर्टेक्स है, चाहे हिप्पोकैम्पस है, ऐसे जो अंग है, तो इसमें क्या है, एक जो कोशिकाएं होती हैं न्यूरॉन्स, उसमें जो सूक्ष्म उसके ऑर्गेनेल्स हैं, जो छोटे छोटे अंग हैं, तो उसमें एक माइक्रोट्यूब्यूल का के होता है। तो वह उस माइक्रोट्यूब्यूल में एक प्रोटीन होता है माइक्रोट्यूब्यूलिन का करके। तो उनका कहना है, रॉजर पेनरोज का, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इनका कहना है कि वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोसेस होते हैं, और वो क्वांटमली प्रोसेस्ड होते हैं। यानी जिस तरह से जो छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वे जिस तरह से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसी तरह से इन्फॉर्मेशन शेयर यहाँ भी होता है माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन के कारण। और वह जो इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ साइमल्टेनियसली, एक ही साथ पूरे शरीर में उपलब्ध होता है सबको। ऐसा नहीं है कि एक जगह से उसको चल करके दूसरी जगह जाना है, साइमल्टेनियसली उसको उपलब्ध होता है सभी अंगों को। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन भी होते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि प्रोसेस्ड होकर के ऐसे चलते हैं, मतलब वो ऐसे गति करके जाते हैं कुछ सूचनाएं, और अधिकतर सूचनाएं जो हैं वो इसी तरह से जाती हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, एक ही साथ सबको, हम लोग की हर कोशिकाओं को उपलब्ध हो जाती है, हर माइक्रोट्यूब्यूल को उपलब्ध हो जाती है। अब वहाँ से जो प्रोसेसिंग होती है माइक्रोट्यूब्यूल से, जब वो फिजिकल लेवल पर और जब आएगा स्थूल स्तर पर, तब उसका एक चैनल होता है, नहीं तो ऐसे चैनल नहीं होता, ऐसे तो वो क्वांटमली फैलता है। तो यह जो स्मृति है हम लोग की, तो यह स्मृति सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग के ब्रेन में सिर्फ है, बल्कि हम लोग के हर कोशिका में स्मृति है, और हर कोशिका में है, और हर जेनेटिक मटेरियल में है, और हर DNA में है हम लोग की स्मृति है। तो इसीलिए DNA में स्मृति होने की वजह से ही हम लोग का आकार प्रकार की सब स्मृति उसमें है DNA में, तभी तो DNA जो है हम लोग को पुनः रच देता है, और उसकी स्मृति ऐसी है कि हम लोग को एक डिजाइन से रचता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को जानवर बना देता है या पेड़ बना देता है, वो जब भी बनाता है हम लोग जैसे आदमी जैसा ही आकार देता है, या पशु का है DNA तो पशु का आकार देता है, यानी उसमें स्मृति कोड है, तो कोड फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी उसी स्मृति को, उसी इन्फॉर्मेशन को ही ट्रांसफ़र करते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता रहता है, यही प्रजनन है एक तरह से। तो स्मृति का यहाँ जो पतंजलि जी कह रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि यह जो स्मृति है बहुत गहराई तक जाती है, और ये स्मृति जो है हम लोग को ताकत देती है किसी को पहचानने का, सामाजिक व्यवहार का। इस स्मृति की वजह से तो हम लोग पहचानते हैं कौन क्या है क्या नहीं, इसी का विश्लेषण से हम लोग जानते हैं, इसी से हम लोग रोगों से लड़ते हैं, यानी इसी से जीते हैं। यानी स्मृति का होना बहुत ज़रूरी है जीने के लिए।
कुछ लोगों को स्मृति दोष भी हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हो जाती है, बहुत छोटे समय तक के लिए याद रहता है, एक बीमारी भी होती है यह। और कुछ लोगों को स्मृति गुम हो जाती है पीछे की, एक्सीडेंट से, चोट लगने से, ऐसा फिल्मों में भी दिखाया जाता है, मेडिकल साइंस में भी है कि अगर चोट लग जाती है हमारे मस्तिष्क के किसी हिस्से में, विशेषकर हिप्पोकैम्पस या और कॉर्टेक्स के रीजन में, तो स्मृति का लोप हो सकता है। एक बात और आप देखते होंगे कि जो हम लोग की रीजनिंग क्षमता है वह अलग अलग समय में व्यवहार करती है। आप देखेंगे कि जब हम लोग सपना देखते हैं तो रीजनिंग नहीं करते हैं। सपना में अगर हम गधे बन गए हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि यार मैं तो आदमी हूँ, गधा कैसे बन गया। तो हमारा रीजनिंग का जो क्षेत्र है, स्वप्न जब होता है तो रीजनिंग का क्षेत्र जो है, जो हम लोग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है सामने में मस्तिष्क का, उसको जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो वह जो है वो सक्रिय नहीं रह जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि हम कोई सपना में रीजनिंग नहीं कर पाते। लेकिन यदि सपना में हम रीजनिंग करने लग गए तो इसका मतलब हो गया कि हमारा कॉर्टेक्स रीजन जो है सक्रिय है। तो जो ध्यान जो लोग करते हैं, तो ध्यान साधना में जब जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग के ब्रेन का वह हिस्सा भी सक्रिय हो जाता है। यानी हम सपना देखते हैं तो हम जानते रहते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, और हम जानते रहते हैं कि ये जो यहाँ जो मैं गधा बना हुआ हूँ, वास्तव में मैं गधा नहीं हूँ। यही जो जागृति बहुत बड़ी जागृति होती है, इसको स्वप्न में जागना कहते हैं योग की भाषा में। योग में जो निद्रा होती है, योग निद्रा, जो कि बहुत छोटे समय के लिए होती है और हमें बहुत तरोताज़ा कर देती है। नींद का काम है तरोताज़ा कर देना और हमारी स्मृति को वापस अच्छे ढंग से ला देना, हमें काम के योग बना देना। तो इस योग निद्रा में हम यह जान रहे होते हैं कि हम जागे हुए हैं, और जो स्वप्न आएगा वह स्वप्न जो है उसमें हम जागे होते हैं, और हमें पता होता है कि यह जो स्वप्न है यह इस तरह का है, यानी इसमें मैं यह हूँ और ये दूसरे हैं। और जो सुषुप्ति अवस्था होती है उसमें तो जाग जाना तो पूर्ण स्मृति का कारण बनता है। भगवान बुद्ध सम्यक स्मृति की बात करते थे, तो सम्यक स्मृति उनका अष्टांगिक मार्ग में से एक है यह सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति तभी संभव है जब हम घटना को बिल्कुल साक्षात होकर के महसूस करें और पूरे होश में महसूस करें, और अपने स्मरण, जहाँ पर स्मरण की घटना हो रही है, हमारे मस्तिष्क में जिस हिस्से में स्मृति बन रही है वहाँ का हम साक्षात कर लें, तब तो वो सम्यक स्मृति होगी। यदि हम स्मृति का साक्षात नहीं कर पाते हैं तो वो स्मृति होते हुए भी सम्यक स्मृति नहीं है, क्योंकि उसको हम अच्छा से साक्षात नहीं कर पाए। तो वह जो संस्कार है वो ठीक से नहीं वो बना, तो हमें जागृत होश में नहीं रख पाया, तो हम ध्यान में नहीं रह गए। तो उसी को कहा जाता है कि असावधान होकर के जीना। लेकिन जो सावधान होकर जीता है वह स्मृति को बनते हुए महसूस करता है और स्मृति को वापस लाता है। तो जो स्मृति हम लोग की ज़िंदगी से बहुत गहराई से जुटी है, जो हमारे अस्तित्व से जुटी है, वह स्मृति ज़्यादा हम लोग के काम की है और ज़्यादा समय तक और ज़्यादा गहराई तक हम लोग को याद दिलाती है और हम उसको याद कर सकते हैं। और जो स्मृति हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका में कौन कौन से शहर हैं, मैं रह रहा हूँ भारत में, अमेरिका में कौन कौन से शहर हैं, वो हमारे लिए अब सिर्फ एक खबर है, सूचना है बस। तो वह सूचना जो हमारे लिए ऐसे कोई बहुत उपयोगी नहीं है, तो वह एक साधारण से स्मृति में है। वो कुछ समय के अभ्यास छोड़ देने से उसका धीरे धीरे हमारे लिए लोप हो जाता है। हालांकि वो बना रहता है भीतर में, लेकिन एक तरह से वो ऊपरी सतह पर उसका लोप हो जाता है, दिमाग के ऊपरी सतह पर लोप हो जाता है। तो उसे हम याद करने के लिए हमें जोर डालना पड़ता है। कभी हम याद कर भी लेते हैं, कभी नहीं भी कर पाते हैं। तो ये जितने भी प्रकार की स्मृति है, भगवान बुद्ध कहते थे कि ये सारे स्मृतियाँ जो हैं ये वेदना से उत्पन्न है, वेदना जनित हैं। ये इनके साथ वेदना जुटी है, चाहे सुख संबंधित स्मृति हो या दुख संबंधित स्मृति हो, चाहे न दुख हो न सुख हो,
तो जो दुख सुख नहीं है या दुख है या सुख है, तो वे कह देते हैं कि ये सारी स्मृतियां वेदना स्वरूप ही हैं। क्योंकि कुछ भी जब बनेगा, कुछ भी जो यहाँ घटना घटती है दिमाग में, कोई भी घटना घटेगी तो जाहिर है उसमें कुछ ऊर्जा की खपत होगी, कुछ टूटना फूटना, ये सब कुछ ना कुछ होगा। तो वहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म रूप से वेदना उत्पन्न होती है और वो वहाँ पर गहराई में रहती है। हालांकि हम लोग जब हमारा चाहे हमें कितनी भी पीड़ा हुई हो, बहुत पीड़ा का अनुभव हो किसी क्षेत्र में, लेकिन जब वो पीड़ा शांत हो जाती है, बहुत लंबा समय हो जाता है, तब जब हम फिर उस घटना को याद करते हैं तो हमें चित्र तो याद आता है, वो व्यक्ति याद आता है, वो मारपीट सब याद आती है, लेकिन वो पीड़ा वापस नहीं आती है। तो पीड़ा की वेदना जो है वो वहाँ पर अलग ही रूप रंग में रहती है, वो हमें पीड़ा के रूप में फिर महसूस नहीं होती है। तो उसकी स्मृति एक अलग ढंग की हो गई। हालांकि वह दुख के रूप में वो बदल जाती है, अवसाद में बदल जाती है। तो दर्द जो है वो दुख के रूप में, दर्द की पीड़ा दुख के रूप में वहाँ है। यानी उस घटना को याद करके हमें दुख होता है, दर्द नहीं होता। हालांकि जब जैसे मान लीजिए हमारी पिटाई खूब हो रही है, तो पिटाई होते समय दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी स्मृति बन रही है दुख के रूप में, न कि दर्द के रूप में। तो हमने जो भी कर्म किए, कुकर्म किए, जो कुछ भी किए, तो इसका जो स्केल है, मापदंड है, ये दुख और दर्द है। तो इस स्मृति का ऐसा होता है और इसका हिसाब किताब भी ऐसा ही होता है। जो न्याय होता है वो इसके अनुसार ही होता है, दुख और दर्द के अनुसार ही होता है। किसी का हमने 10 रुपया ठगा और वह 10 रुपया उसकी कुल संपत्ति का मान लीजिए कि 50% था, तो उसको बहुत दुख हुआ। लेकिन मेरे पास 10 लाख है और जो 10 रुपया है, तो मेरी प्रॉपर्टी का वो बहुत छोटा सा अंश है, तो उसके जब खो जाने से मुझे उतनी तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए न्याय यह नहीं है कि 10 रुपया जो लिया गया उसके बदले 10 रुपया दे दिया जाए। न्याय यह है कि वह जो 10 रुपया जो उसका छीना गया या लिया गया जैसे भी, तो उसको जितना अनुपात में उसका पेन हुआ, दुख हुआ, दर्द हुआ, उतना ही अनुपात में होना चाहिए। यानी जिसके पास 10 लाख की संपत्ति, उसका 5 लाख गायब होना चाहिए, तब जाकर के उसको उतनी ही पीड़ा होगी जितना कि 20 रुपये वाले का 10 रुपया लिया गया। तो कहने का मतलब है कि पीड़ा जो है कि स्केल है न्याय का भी। और यह जो स्मृति है, क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं तो कहीं पर भी काम कर रहे हैं कुछ भी, तो उस काम के गवाह तो हम खुद हैं, तो उसकी स्मृति बन रही है। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, हम तो देख रहे हैं, उसकी स्मृति बन रही है और दुख और दर्द उसके साथ जुट रहे हैं। तो जब भी कोई न्याय की बात होगी या इस अस्तित्व में जो न्याय होता है, तो हमारे उसी स्मरण शक्ति के आधार पर होता है। ये यहाँ ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो यह स्मृति का है योग में जो इसकी भूमिका है, कैसे स्मृति जो है अगले जन्म में ले जाता है, कैसे हमें उत्पन्न करती है और कैसे ये हमारी इंद्रियों से जुटी है, कैसे अध्यात्म से, कैसे हमारे भौतिक जीवन से जुटी है।